मैं डॉक्टर शालिनी मिश्रा आज आप सभी के सामने काकोरी कांड की घटना को लेकर आई हूँ। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। काकोरी कांड की घटना की बात हम जब करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि भारत के स्वाधीनता आंदोलन की ये प्रमुख घटना थी। ये घटना कैसे घटी, इसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। हम सभी इस कांड को काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। ये वही घटना थी जिसके बाद देश में क्रांतिकारियों के प्रति लोगों का नज़रिया बदलने लगा और लोग क्रांतिकारियों को, उनके तरीक़ों को पसंद करने लगे। ऐसा नहीं था कि इससे पहले वो क्रांतिकारियों को पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब से नरम दल और गरम दल दो विचारधारा बन गई थी, तब से ये स्पष्ट होने लगा था कि नरम दल शांतिपूर्ण केवल बातचीत से अपने मसलों को सुलझाने का प्रयास करता है और गरम दल बातचीत करने की बजाय वो अन्य तरीक़ों के माध्यम से अपनी बात को मनवाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कभी ऐसा होता है कि हम शांति से वार्ता करें और हम सफल हो जाएं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शांति की वार्ता से कोई भी फल नहीं निकलता है। तो यहाँ पर यही घटना जो थी, ये यहाँ पर स्पष्ट होता है कि क्रांतिकारियों ने किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना शुरू किया, किस तरह से अपनी बातों को कहना शुरू किया। यहाँ पर फिर से एक प्रभाव पड़ना शुरू होता है जब क्रांतिकारियों का महत्व या वर्चस्व बढ़ने लगता है और लोग उनके प्रति अपनी संवेदनाएं रखना शुरू करते हैं। होता क्या है कि 1857 की क्रांति के बाद में भारत में एक आंदोलनों का दौर शुरू हो जाता है। ये आंदोलन सैन्यवादी राष्ट्रवाद के तरीके से चल रहे थे, जो गांधी जी के आगमन तक ऐसे ही चलते रहे। गांधी जी के आगमन होता है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना घटी। इस घटना के बाद गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तो लोगों में, ख़ास तौर से भारत के युवा वर्ग में एक निराशा की भावना उत्पन्न हो गई। ये निराशा क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि असहयोग आंदोलन उस समय अपने चरम उत्कर्ष पर था। चरम उत्कर्ष का मतलब है कि अगर हम बहुत दिन तक इस आंदोलन को कंटिन्यू रखते तो हमको सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। लेकिन हुआ क्या, एक छोटी सी घटना ने क्रांतिकारियों के मनोबल को बढ़ा रखा था। गरम दल आगे बढ़ रहा था, नरम दल के लोगों ने सोचा, या गांधी जी ने जिस विचारधारा को मान्यता दे रहे थे उसने ये सोचा कि अगर इसी तरह की घटनाएं घटती रहीं तो हम जो अहिंसा का पाठ पढ़ रहे हैं ये हिंसा में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन जब हम किसी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं तो हमें वहाँ पर रास्ते का मार्ग देखना ज़रूरी नहीं था इस जगह पर कि हम हिंसा के माध्यम से जा रहे हैं कि अहिंसा के माध्यम से। ये हिंसा भी कहीं ना कहीं हमारे फ़ायदे के लिए थी, हमारे नुकसान के लिए नहीं थी। उन लोगों के विरोध में थी जो लोग हम पर जुल्म ढा रहे थे। इसलिए गरम दल वालों ने अपना एक नया मार्ग चुन लिया क्रांति करने का, और क्रांति के लिए उन्होंने हर तरीके की घटनाओं को अपना प्रयोग में लाने लगे। लेकिन नरम दल वाले इस बात को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, इस बात को पसंद नहीं कर रहे थे। तो हुआ क्या कि नरम दल वालों ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का सपोर्ट किया और गरम दल वालों ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का विरोध किया। इसी समय चौरी चौरा की घटना के बाद आम जनता में ब्रिटिश शासन की मुक्ति के लिए एक अलग प्रकार की आशा देखने को मिलती है कि ब्रिटिश शासन से अगर हमें मुक्ति पाना है तो सिर्फ हम नरम दल या शांतिपूर्ण माहौल में ही नहीं, कुछ ऐसे कठोर कार्य भी कर सकते हैं जिससे हम उनको मजबूर कर दें कि वो हमें मुक्ति दे दें या स्वतंत्रता दे दें। ऐसे में ही 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन पर छूटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर चेन पुलिंग करके रोका गया। इस ट्रेन से सहारनपुर से लखनऊ के बीच में जो ये ट्रेन चलती है, इस ट्रेन से सरकारी खजाना जा रहा था। क्रांतिकारियों ने सोचा कि इस जो धन जा रहा है, सरकारी धन है, इसको हम ले लेंगे तो हम इसका प्रयोग अपने कार्यों के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हर क्रांतिकारी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी
कि वो धन की का अरेंजमेंट खुद कर सके। उसे समाज के लोगों से जो आर्थिक सहयोग प्राप्त होना था वो नहीं प्राप्त हो रहा था। इस कारण उन्हें मजबूरी में लूट-पाट करना शुरू करना पड़ा। इसी दौर से जब वो गुज़र रहे थे तब एक घटना घटी थी जिसके बारे में मैं आपके सामने कुछ अन्य तथ्य रखना चाहूँगी कि हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की ओर से प्रकाशित एक विज्ञापन और उसके संविधान को लेकर बंगाल पहुंचे सतीश चंद्र नाथ सान्याल को गिरफ्तार कर लिया गया था बंगाल में। और योगेश चंद्र चटर्जी जो कानपुर से मीटिंग करके हावड़ा पहुंच रहे थे, उनको भी हावड़ा में ट्रेन से उतरते ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद उनको हज़ारीबाग जेल में भेज दिया गया। हज़ारीबाग जेल में जब दोनों कैद की सज़ा काट रहे थे, उसी समय राम प्रसाद बिस्मिल जी, जिनका नाम आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, सुना होगा, राम प्रसाद बिस्मिल जी जो कि उत्तर प्रदेश की बागडोर को संभाल रहे थे क्रांतिकारियों की, उन्हें बंगाल की भी बागडोर को संभालना पड़ा। दो जगहों का भार जब एक के कंधे पे आ गया तो उसने सोचा कि किस तरह से हम पैसों का प्रबंध करेंगे जो हमारे कार्यों का संचालन कर सके। ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि बिना पैसे के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। धन एक ऐसी ज़रूरी है व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम अन्य कार्यों को संचालित कर सकते हैं। इसीलिए क्रांतिकारियों को भी अन्य चीज़ों की व्यवस्था, जैसे पिस्तौल है, बंदूक हैं, गोलीबारी है, या अन्य कुछ चीज़ों की जो ज़रूरत, जो उनकी डेली नीड्स थी, उनको पूरा करने के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। ऐसे में 7 मार्च 1925 को विजपुरी और 24 मार्च 1925 को द्वारकापुर में 2 राजनीतिक डकैतियाँ डाली गईं। ये डकैतियाँ ऐसी थीं कि इनमें से कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हुआ, पर गलती से एक ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो गई जो निर्दोष था। उस निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु की घटना ने बिस्मिल जी को इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने उस दिन से निश्चय किया कि अब वो सिर्फ सरकारी खजाना लूटेंगे, क्योंकि वो सरकारी खजाना हम भारतीयों का है, जो यहाँ से सरकार के पास जा रहा है, ब्रिटिश सरकार के पास जा रहा है, और यहाँ से जाने के बाद वो यहाँ से विदेश में चला जाएगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने सरकारी खजाने के ऊपर अपना ध्यान आकर्षित किया और जो सरकारी खजाना काकोरी नामक स्थान पर एक ट्रेन से जा रहा था, उसको वहाँ पर लूटा गया। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन डकैती डाली, जिसका उद्देश्य ट्रेन में जा रहे सरकारी खजानों को लूटकर उन पैसों से हथियार खरीदना था, और वो हथियारों का प्रयोग अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलनों में किया जाना था, जिससे उन्हें मजबूती मिलती। और घटना में शामिल क्रांतिकारी थे, उन्होंने देश के विख्यात क्रांतिकारी संगठन HRA, जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से भी हम जानते हैं, से संबंधित थे। इस एसोसिएशन या इस संस्था की स्थापना 1923 में सचिन दास सान्याल जी ने की थी। इस पार्टी के लोग अपने कार्यों को अंजाम देने के लिए धन एकत्र करने के उद्देश्य से डाका डालते थे, और धन का जो व्यवस्था करते थे उसे क्रांतिकारियों की अनेक शाखाओं में बांट दिया जाता था, जिससे वो अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सकें। इस कारण अब की बार इससे पहले जो घटनाएं घटती थी वो उनमें लोग क्रांतिकारियों को चोर, डाकू आदि अन्य नामों से पुकारने लगे थे। अब इससे उनको भी गिल्ट का फील होने लगा कि हम तो देश के लिए अपना ये सब काम कर रहे हैं, क्योंकि धन बहुत बेसिक चीज़ है जिसकी ज़रूरत पड़ती है, तो लेकिन लोग हमें चोर और डाकू समझ रहे हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे अपना एक विश्वास बना लिया कि अब हम साधारण जनता या उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनसे जो है धन लूटने की बजाय सिर्फ सरकार का धन लूटेंगे। और उन्होंने अपनी रणनीति में कुछ परिवर्तन किया और सरकारी धन लूटने की कोशिश की। इसी कोशिश में ये पहली घटना थी जिसमें काकोरी में जिसे जन्म दिया गया। HRA की बैठक में ये विचारणीय प्रश्न था कि डकैती अगर सरकार के खजाने के लिए की जाएगी तो हम सीधा सीधा सरकार के निशाने पे आ जाएंगे, और वो किसी भी तरीके से हमें जीने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा दल इतना सुसंगठित और दृढ़ नहीं है। अतः ये निर्णय लिया गया कि ये ठीक नहीं रहेगा, इसके लिए कोई और रास्ता निकाला जाए। लेकिन अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए क्रांतिकारी अब शांत बैठने को तैयार नहीं थे। अतः उन्होंने
डकैती की योजना को बहुमत से पास कर दिया। इस डकैती में कुल 4600 रुपये लूटे गए और इस लूट का विवरण देते हुए पुलिस कप्तान ने कहा कि डकैत खाकी वर्दी पहने हुए थे। खाकी वर्दी मतलब खाकी रंग के कपड़े पहने हुए थे, हाफ पैंट थी उनके साथ में और जिनकी संख्या 25 के करीब थी। सभी पढ़े हुए लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे और उस प्रकार की कारतूस का प्रयोग कर रहे थे जैसी बंगाल की राजनीतिक क्रांतिकारी घटनाओं में हो रहा था। इसका मतलब बंगाल के क्रांतिकारी और यहाँ के क्रांतिकारी मिले हुए थे। लेकिन आपको हमने जैसे पहले एक घटना बताई, बिस्मिल जी इस समय बंगाल की भी राजनीतिक क्रांति में आगे थे और यहाँ की उत्तर प्रदेश की भी जो राजनीतिक क्रांति थी उसको बिस्मिल जी ही संभाल रहे थे। तो जब एक ही व्यक्ति दो अलग अलग जगहों पर एक ही समय में क्रांति को संभाल रहा है तो दोनों में समानता होना लाजमी था। इस घटना के बाद अनेक हिस्सों में गिरफ्तारियां प्रारंभ कर दी गई, जबकि इस घटना में सिर्फ 10 लोग ही शामिल थे। लेकिन जो कप्तान साहब ने जो अपना निर्णय दिया था उसमें 25 लोगों की संख्या बताई थी, इसलिए गिरफ्तारियों की सीमा बढ़ा दी गई। अब जगह जगह गिरफ्तारियां होने लगी। जवाहरलाल नेहरू, गणेश शंकर विद्यार्थी आदि बड़े बड़े लोगों ने जेल में क्रांतिकारियों से मुलाकात करना शुरू किया, उनके मुकदमा लड़ने के लिए दिलचस्पी दिखाना शुरू किया। लेकिन क्रांतिकारी ऐसा चाहते थे कि उनका जो मुकदमा है वो गोविंद वल्लभ पंत जी लड़े, लेकिन उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा थी कि उसका अरेंजमेंट करना क्रांतिकारियों के बस में नहीं था। लास्ट में निर्णय ये लिया गया कि मुकदमा कलकत्ता के BK चौधरी जी ने लड़ा। ये मुकदमा 10 महीने तक लड़ा गया और इसकी अदालत थी लखनऊ की रिंग थिएटर। ये वही स्थान है जहां आज के समय में लखनऊ का प्रधान डाकघर है। इस पर सरकार का 10 लाख रुपए खर्च हुआ। 6 अप्रैल 1927 को ये फैसला आया जिसमें जज हैमिल्टन ने धारा 121A, 120 और 396 के तहत क्रांतिकारियों को सजा सुना दी। इस मुकदमे में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, इन सबको फांसी की सजा सुनाई गई। सतीन्द्र नाथ सान्याल को काले पानी की, मनमथ नाथ गुप्ता को 14 वर्ष की सजा। इसके अतिरिक्त योगेश नाथ चटर्जी, मुकुंदी लाल जी, गोविंद चरणकर जी, राजकुमार सिंह, रामकृष्ण खत्री को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई गई। प्रेम किशन खन्ना, रामदुलारे त्रिवेदी, भूपेंद्र नाथ जी को 5-5 वर्ष की सजा दी गई और विष्णु शरण और सुरेश चंद्र भट्टाचार्य को 7-7 वर्ष की सजा सुनाई गई। आप सभी को हम बताना चाहेंगे ये सभी युवा वर्ग के लोग थे। युवा वर्ग ये वही युवा वर्ग है जो क्रांतिकारी दल के प्रमुख करता थे और इस समय राजनीति में बहुत आगे चल रहे थे। ये इनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ स्वराज प्राप्ति था। जो हमारा राष्ट्र भारत देश ब्रिटिशों के हाथ में कैद था उसको छुड़वाना था, उसको स्वतंत्र कराना था। सिर्फ इसी उद्देश्य से इन्होंने इस घटना को जन्म दिया था, लेकिन इनको जो सज़ा दी गई उससे इन्हें बचा पाना बहुत मुश्किल था। फांसी की सज़ा की खबर सुनते ही जनता आंदोलित हो गई। आपको एक और बात बताना चाहेंगे कि यहाँ पर इन्होंने जो जब ये अदालत लगी थी और ये निष्कर्ष आया था उसके बाद इन्होंने अवध चीफ कोर्ट में भी इसके खिलाफ मुकदमा दायर किया था, लेकिन वहाँ पर भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई और अंत में समूचे हिंदुस्तान में ये खबर फैल गई कि इन लोगों को फांसी की सज़ा दी जाएगी। ठाकुर मंजीत सिंह राठौर ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में काकोरी कांड के चारों मृत्युदंड प्राप्त कैदियों की सज़ा को कम कराने के लिए या उम्र कैद में परिवर्तित करने की पेशकश की, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। काउंसिल के सदस्यों ने वायसराय व गवर्नर जनरल एडवर्ड फ्रेडरिक लिंडले वुड को शिमला जाकर हस्ताक्षर युद्ध मेमोरियल दिया। इसमें लाला लाजपत राय, गोविंद वल्लभ पंत, मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित मदन मोहन मालवीय, इन सब लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, परंतु वायसराय पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा।
मालवीय जी ने पुनः 5 लोगों के प्रतिनिधिमंडल के साथ में जाकर वायसराय जी से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन इसका भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और वायसराय ने पुनः विचार के लिए पुनः मना कर दिया। अंत में बैरिस्टर मोहनलाल सक्सेना जी ने प्रिवी काउंसिल में क्षमादान की याचिका दायर की और सारे दस्तावेज तैयार करके इंग्लैंड के विख्यात वकील S.L. पोलाक के पास भेजे, परंतु वहाँ से भी निराशा हाथ लगी। वहाँ से दलील आई कि बिस्मिल एक खतरनाक पेशेवर अपराधी है, अगर उसे क्षमा कर देंगे तो ब्रिटानिया सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर देगा। वहाँ से भी इस अपील को खारिज कर दिया। लेकिन इस बात से ये स्पष्ट हो गया था कि अब लोग क्रांतिकारियों से डर गए हैं। अब ब्रिटिश सरकार में भी क्रांतिकारियों का डर पैदा हो गया है और इसी बात का संतोष था कि अगर क्रांतिकारी कोई भी कदम उठाते हैं तो उसका कोई ना कोई हमारे सामने रिजल्ट ज़रूर आएगा। इस अपील के खारिज होने के बाद 17 दिसंबर 1927 को सबसे पहले राजेंद्र नाथ लाहिरी जी को फांसी की सज़ा दी गई। 19 दिसंबर को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर की जेल में, ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद की जेल में और अशफाक उल्ला खां को फैज़ाबाद में फांसी की सज़ा दी गई। जब अशफाक उल्ला खां जी का पार्थिव शरीर मालगाड़ी से शाहजहांपुर के लिए रवाना किया गया तो गाड़ी जिस रास्ते से जा रही थी वहाँ बालामऊ नामक एक स्टेशन पड़ता है। गाड़ी जब वहाँ पर रुकी तो एक सूट बूट पहने हुए व्यक्ति उनसे मिलने आया गाड़ी में कि मैं उस शहीद आज़म से मिलना चाहता हूँ जिसकी डेड बॉडी इस ट्रेन से जा रही है। उस व्यक्ति के अंदर आने के बाद 2 मिनट के लिए वो वहाँ खड़ा रहा और उसने उस पार्थिव शरीर के दर्शन किए और ये भी कहा कि मैं अभी आता हूँ, और ये कह के वो वहाँ से निकल गया। ये व्यक्ति और कोई नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, जो उस समय अपना हुलिया बदल कर रह रहे थे और अंग्रेज़ों से बचने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि लगभग सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके थे। इस समय क्रांतिकारी की बागडोर संभालने के लिए कोई भी शेष नहीं था। जो थे वो इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि इस जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसकी अगुवाई कर सके। बहुत लंबे समय तक चंद्रशेखर आज़ाद जी अंग्रेज़ों से बचते रहे और लेकिन अंत में अंग्रेज़ भी आज़ाद जी को ढूंढने में सफल हो गई। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ों का सामना करते हुए वे अपनी ही गोली से शहीद हो गए। आज़ाद जिए थे और आज़ाद ही मर गए, लेकिन उनकी ये शहादत हम सभी को एक नया रूप देकर गई, एक नई शिक्षा देकर गई कि हमें डरना नहीं है, हमें आज़ाद होने के लिए हर पल लड़ना है। और यही उनकी जो बात थी वो आज हमको इस आज़ाद भारत में रहते हुए याद करनी चाहिए। उनकी शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए। जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने ये युद्ध लड़ा, ये आंदोलन किया, अपने प्राण दे दिए, उन सभी क्रांतिकारियों को, युवा क्रांतिकारियों को ख़ास तौर से मैं ये बात कहना चाहूँगी, जो युवा वर्ग था उसने ये बात की थी कि क्रांतिकारी जो हैं वो कैसे अपनी बात को रख सकते हैं। तो आज की युवाओं से भी हम यही निवेदन करेंगे, यही आशा करेंगे कि वो अपनी बात को रखें। ऐसा नहीं है कि उनकी बात समझी नहीं जाएगी, वे अपनी बात को रखेंगे, लोग उनकी बात को समझेंगे और समझाने का तरीका हमारा अच्छा होना चाहिए। क्रांतिकारियों ने क्रांति ज़रूर की, लेकिन अच्छे उद्देश्य से की। तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य राष्ट्रवाद है, हमारा उद्देश्य राष्ट्र प्रेम है। राष्ट्र के लिए हमने अपनी जान गंवाई है और जो उन्होंने शहादत दी है, आज हम सभी को, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, हम सभी देशवासियों को उनके प्रति नतमस्तक होना चाहिए। उनकी शहादत के प्रति अपनी जो धारणा है वो बनाकर रखनी चाहिए कि अगर वो हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकते हैं तो इस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भी हमें प्रयासरत रहना चाहिए।
इसीलिए आपको एक और बात बताना चाहेंगे कि लखनऊ जेल में जब ये सभी अभियुक्त थे, कैद थे, तो उस समय पर बसंत पंचमी का पर्व जो कि फरवरी में मनाया जाता है, जब वहाँ पर आया तो सभी ने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति भेद के, हिंदू मुस्लिम सभी ने मिलकर पीली टोपी पहनी और पीला रुमाल लेकर कोर्ट जाने का फैसला किया। बिस्मिल जी ने एक कविता लिखी थी, उस कविता को सब ने एक साथ मिलकर गाया और ये कविता थी, मेरा रंग दे बसंती चोला, वो मेरा रंग दे बसंती चोला। आज भी जब हम इस कविता को सुनते हैं तो हमारे मन में एक हलचल होती है और हमारा पूरा शरीर रोमांचित हो उठता है कि किस तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिलकर अपने इस देश के लिए लड़ाई लड़ने की कोशिश की, इस देश की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ने की कोशिश की, हमें एक परतंत्र राष्ट्र से एक स्वतंत्र राष्ट्र तक पहुंचाने का प्रयास किया। आज भी जब हम साथ में अजीमाबादी एक जो गज़ल थी अजीमाबादी जी की, उस गज़ल को भी जब उन्होंने कोरस में गाया तो रोमांचित हो उठते हैं। आज भी जब ये गज़ल सुनाई जाती है या कहीं पर बज रही होती है तो मन में एक अलग सा ही जुनून आ जाता है। तो सोचिए जब आज के समय में हमारे पास ये जुनून आता है तो उस समय तो वो लोग उस घटना को जी रहे थे, उस माहौल में जी रहे थे, तो उनकी रगों में क्या रवानी रही होगी। आज हम सभी इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जब ये गज़ल गाई जाती है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। इस गज़ल को सुनने के बाद हम आप सभी से यही कहते हैं कि जिस तरह से हमारे क्रांतिकारी अपनी शहादत के लिए, अपनी देश की माटी के लिए निछावर हो गए, हमें इस माटी को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। हमारा देश किसी भी जातिगत भावना को, किसी भी अन्य भावनाओं को छोड़कर सिर्फ राष्ट्रवादी भावनाओं से जुड़ा रहे, न किसी जाति का, न किसी धर्म का, न किसी लिंग का यहाँ पर कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। हम सब मिलकर इस देश के लिए, अपने शहीदों के लिए एक श्रद्धांजलि दे सकते हैं।